हेलो बच्चों, आज मानव भूगोल के बारे में हम ये आखिरी वीडियो बना रहे हैं। मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, और इसमें ये आखिरी वीडियो है। अब तक मैं आपको प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों के बारे में बता चुकी हूँ। अब इसमें थोड़ा सा कुछ और जो बाकी रह गए हैं उनके बारे में बताती हूँ। मानव भूगोल तथा मानव शास्त्र। मनुष्य जितनी जिज्ञासा अपने आप को जानने में रखता है, शायद उतनी ही अन्य किसी वस्तु में रखता हो। तो मानव शास्त्र में मानव प्रजाति से संबंधित है। वह मानव प्रजाति के प्रादुर्भाव से लेकर मानव जाति की संस्कृति एवं सभ्यता तक का एक विशाल अध्ययन मानव शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, जिसकी दो शाखाएं हैं, भौतिक मानव शास्त्र और सांस्कृतिक एवं सामाजिक मानव शास्त्र। प्रथम भाग में जीव शास्त्र से संबंधित है और जातियों की शारीरिक विषमताओं को समझने का प्रयास करती है। दूसरा भाग मनुष्यों के औजार, कला, विज्ञान, भोजन, वस्त्र, रहन सहन, जादू, धर्म, आस्था, औषध विविधा, सामुदायिक संगठन और अन्य समस्याओं पर प्रकाश डालता है। दूसरे शब्दों में सामान्य मानव शास्त्र मानव जातियों के शारीरिक एवं मानसिक गुणों से लेकर संस्कृति तक का अध्ययन करता है। मानव भूगोल में हम प्रजातियों, जातियों, उनके छोटे छोटे वर्गों और सदा संप्रदायों का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार मानव भूगोल और मानव शास्त्र शुरू से ही साथ साथ हैं, क्योंकि मानव भूगोल के अंतर्गत विभिन्न प्रजातियों, उनके रंग रूप, उनका कद काठी, उनकी विभिन्नताएं, सभी को हम इसमें पढ़ते हैं। फिर आदिम जनजातियों को पढ़ते हैं, प्रजातियां पढ़ते हैं, मनुष्य के हर वर्ग को, हर क्रियाकलाप को मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो मानव शास्त्र और मानव भूगोल प्रारंभ से ही साथ साथ हैं। भूगोलवेत्ता भी मानव जातियों के प्रादुर्भाव, विकास तथा प्रसार में मानव शास्त्रियों की भांति ही अभिरुचि रखता है। उनके अनुसार विश्व की मानव जातियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अंतर बहुत कुछ उनके विभिन्न वातावरण के प्रभावों द्वारा समझे जा सकते हैं। मानव शास्त्री भौगोलिक परिस्थितियों को अपने अध्ययन में सम्मिलित कर लेते हैं, परंतु वे पैतृकता को बहुत अधिक बल देते हैं। यानी वो कहते हैं कि जो पूर्वज आपके, यानी आपकी हेरिडिटी, आपका वंश, आपकी पैतृकता, आपके कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, उसी आधार पर ये आपको अध्ययन करते हैं। यानी मानव किस स्थान का, जैसे अब इसको मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि आप यदि कहीं भी रहते हैं, जैसे भारत के दो पार्ट कर लिए जाएं, एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत का व्यक्ति जब दक्षिण भारत में जाएगा तो उसका पैतृक जो प्रभाव है वो दक्षिण भारत के लोगों को दिखेगा, और वो ऐसे ही दक्षिण भारत का व्यक्ति जब आएगा उत्तर भारत में तो वो दूर से ही अपनी भाषा के द्वारा, अपने चाल की वजह से, अपने कद काठी की वजह से तुरंत ही पहचान में आ जाएगा कि ये दक्षिण भारत का व्यक्ति है। तो इसको पैतृकता से जोड़ते हैं मानव शास्त्री। और मानव जातियों के क्रियाकलाप समझने में मानव भूगोल का योगदान महत्वपूर्ण है, और ये दोनों शास्त्र मिलकर संबंधों का प्रतीक बनते हैं। अब मानव भूगोल और अर्थशास्त्र। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मानव के विकास का सारा आधार आर्थिक व्यवस्था पर ही जुड़ा हुआ है। तो व्यापक दृष्टि से अर्थशास्त्र प्राकृतिक साधनों के उचित उपयोग का अध्ययन है। मनुष्य को आवश्यकताएं होती हैं,
उनकी पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों की ओर देखता है, उन्हें उपलब्ध करता है, उनका वितरण, विनिमय और अंत में उपभोग करता है। इस प्रकार मनुष्य की आवश्यकताएं मनुष्य तथा प्राकृतिक साधनों को एक सूत्र में बांध देती हैं, और प्राकृतिक जो साधन है, संसाधन द्वारा मनुष्य की जो आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, वे केवल भौतिक आवश्यकताएं हैं। परंतु मनुष्य को कुछ अन्य आवश्यकताएं भी होती हैं, जैसे सरकार, राज्य, शिक्षा, विज्ञान, कला इत्यादि। तो आर्थिक साधन हमारी दोनों भौतिक और उच्च आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अतः अर्थशास्त्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है, जो मानव भूगोल के साथ जुड़कर विकास की व्यवस्था का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र एवं भूगोल का सामान्य दृष्टि से घनिष्ठ संबंध वहाँ हो जाता है जहाँ भौतिक रूप, सांस्कृतिक वातावरण के तत्व आर्थिक साधन बन जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे न्याग्रा जलप्रपात, वो केवल उस समय तक ही प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र था जब तक उससे हम जल विद्युत उत्पन्न नहीं कर रहे थे। जब से हमने उससे जल विद्युत उत्पन्न करना शुरू किया है, तब से वो एक औद्योगिक शक्ति बन गया है। और जैसे ही इसमें औद्योगिक शक्ति उत्पन्न की जाने लगी, वह एक आर्थिक साधन बन गया, वह उस क्षेत्र के लिए आर्थिक संसाधन के रूप में जाना गया। इसी प्रकार हमारे सांस्कृतिक वातावरण के अंग हैं, जैसे रेल, नहरें, सड़कें, ये सारे हमारे आर्थिक संसाधनों को बताते हैं। वातावरण के जो तत्व आर्थिक महत्व नहीं रखते, अर्थशास्त्र में उनका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन यहाँ यह कहना कठिन है कि प्राकृतिक वातावरण का कौन सा तत्व है जिसका कोई आर्थिक महत्व नहीं है। आर्थिक साधन जो अर्थशास्त्र के अध्ययन के विषय हैं, भूगोलवेत्ताओं के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। यानी जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाएगा वो आपके ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाएगा। इकोनॉमिक्स में जैसे आप इंडस्ट्रीज़ पढ़ते हैं, खनिज पढ़ते हैं, आप अर्थशास्त्र के नियम पढ़ते हैं, वो सारा का सारा अध्ययन, सांख्यिकी पढ़ते हैं, आपके मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं, वो सब आप भूगोल में भी पढ़ते हैं। तो इसलिए भूगोल और अर्थशास्त्र दोनों अलग अलग हैं ही नहीं। यानी इनका अध्ययन भूगोलवेत्ताओं के लिए भी अर्थशास्त्र में जो अध्ययन के विषय हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक तथा वाणिज्य भूगोल, जिसमें आप व्यापार, नौ परिवहन, वायु परिवहन सब पढ़ते हैं। आर्थिक भूगोल का अध्ययन हमें बताता है कि हमारे आर्थिक संसाधन कौन कौन से हैं, फिर वो किस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं, कैसे हम इन प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे इनका संरक्षण कर सकते हैं, और किस तरह से हम इनका उचित उपयोग, यानी आखिरी सीमा तक खनिज संसाधन को या पदार्थ को उपयोग कर लिया जाए और उसको व्यर्थ ना किया जाए, इस तरह का उचित उपयोग किस तरह से कर सकते हैं, ये सब हमें कौन बताता है? अर्थशास्त्र। ये आर्थिक संसाधन सभी अवस्थाओं में भौगोलिक वातावरण के तत्वों से प्रभावित होते रहते हैं। जैसे कृषि तथा उद्योग आदि प्राकृतिक वातावरण से पूर्णतः प्रभावित होते हैं। यानी अगर आप ये कहें कि हमारे यहाँ यदि हम व्यापारिक कृषि करते हैं और जल संसाधन भरपूर नहीं है, तो हम कृषि की दृष्टि से अधिक उत्पादन व्यापारिक आधार पर नहीं ले पाएंगे। तो व्यापारिक कृषि के लिए जल का होना बहुत आवश्यक है, और जल एक प्राकृतिक तत्व है। उपजाऊ मृदा तो हम बना सकते हैं, लेकिन जल का सब्स्टिट्यूट हमारे पास नहीं होता है। तो हम कृषि तथा उद्योग को जब भी
विकसित कर सकते हैं जब प्राकृतिक वातावरण पूर्ण रूप से हमारे पास उपलब्ध हों। जलवायु, गर्म मिट्टियाँ, धरातल, वनस्पति, ये सब के सब आपके प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। मनुष्य की कार्यक्षमता, सहकारिता और सहयोग सामाजिक कारणों के अलावा प्राकृतिक कारणों से भी संबंधित होते हैं। एग्जाम्पल, स्थानीय तथा प्रादेशिक जलवायु श्रमिकों की कार्यक्षमता निर्धारित करती है। अब इसको फिर से मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे मैदानी क्षेत्र में जब सब आसानी से उपलब्ध होता है तो वहाँ आप जलवायु के आधार पर जब उनका अध्ययन करेंगे तो आप देखिए कि जलवायु में शीतकाल में जब आपके दिन छोटे होते हैं उन दिनों आपकी कार्य क्षमता घट जाती है, और ग्रीष्म काल में जब दिन बड़े होते हैं तो कार्य करने की क्षमता तो अधिक होती है लेकिन आलस्य भी साथ साथ होता है। तो उस समय आपका जो कार्य है वो थोड़ा समय से पूर्व शुरू हो जाता है। यानी आप किसी भी मजदूर को या किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे तो किस समय तक वो ज़्यादा कार्य करना चाहेगा? सुबह प्रातःकाल से दोपहर तक, क्योंकि दोपहर में जब भीषण गर्मी पड़ती है तब भी उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। तो जलवायु आपके श्रमिक की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। इस प्रकार कारखानों के उत्पादन पर भी वातावरण के प्रभावों को भूगोलवेत्ता तथा अर्थशास्त्री दोनों ही समान रूप से स्वीकार करते हैं। अतः यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भूगोल और अर्थशास्त्र का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। अब यहाँ पर ये पूरा आपका एक प्रश्न तैयार हो गया है कि भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध, तो भौतिक विज्ञानों से यानी प्राकृतिक विज्ञानों से किस तरह से संबंध है, किस तरह से मानव भूगोल प्राकृतिक विज्ञानों से जुड़ा हुआ है और किस तरह से मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों से जुड़ा हुआ है। यानी मानव भूगोल का अध्ययन हम प्राकृतिक और सामाजिक दोनों ही विज्ञानों के साथ से संबंध स्थापित करते हुए अध्ययन करते हैं। यहाँ ये आपका एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप लोग मुझसे यदि बात करना चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। आपको कोई भी समस्या हो तो आप लोग मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं, और ये मैटर जो मैं दे रही हूँ आप लोगों, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे PDF भी दे रही हूँ, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। और उसके अतिरिक्त SD कौशिक की एक पुस्तक आती है, आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा भी कई राइटर हैं, डॉक्टर स्नेह साहिवाल जी ने भी लिखी है, राम कुमार जाट और राम कुमार गुजर और BC जाट की भी एक बुक है। उसके अलावा आपकी मामोरिया की एक बुक है, चतुर्भुज मामोरिया। तो आप थोड़ा सा सभी किताबों को एक बार देख लें और जिसकी भाषा आपको आसानी से समझ में आए वो पुस्तक लेकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। और उसके अतिरिक्त भी यदि आपको कोई समस्या हो आपके विषय को लेकर तो आप व्हाट्सएप में मेरे नंबर हैं, आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। और महाविद्यालय में तो इस समय अभी तक आपको आना चालू नहीं हो पाया है, देखते हैं बहुत जल्दी ऐसा होगा कि आप लोग सब महाविद्यालय में आएँ और हम लोग आमने सामने होकर ये सारा अध्ययन करें। लेकिन अभी आप लोगों के लिए जो भी उपलब्ध है वो हम आपको दे रहे हैं, तो आप इसको पढ़िए, समझिए
और जहाँ भी प्रॉब्लम हो कॉल करके मुझसे बात कीजिए। धन्यवाद।